हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, प्लस इसका जो वर्किंग है कौन से जो इसके एरियाज़ है, वर्किंग एरियाज़, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है एक बेसिकली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्टली डील करती है रूल्स बनाने के लिए और रेगुलेशन प्रोवाइड करने के लिए अमंग द नेशंस विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग। मतलब कि जब पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो आपके गार्ड थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, आगे चल के ये ही आपके कन्वर्ट हो गए 1995 में डब्ल्यूटीओ में, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो बेसिकली वो भी जो गार्ड हैं, हमारे एग्रीमेंट्स हैं, वो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उनको डील करते थे। तो ऐसे ही सेम ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज अ फोरम दैट निगोशिएट द ट्रेडिंग एग्रीमेंट एंड सेटल्स डाउन द ट्रेडिंग डिस्प्यूट्स अमंग द कंट्रीज़। तो बेसिकली ये जो ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स हैं उनको निगोशिएट करने का काम करता है बिटवीन कंट्रीज़ या जितनी भी सिग्नेटरी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में, ठीक है। और ये अगर उनके जो सिग्नेटरी मेंबर हैं डब्ल्यूटीओ के, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन के साइन किया है इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को, उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है ट्रेडिंग को लेके, बिजनेस को लेके, तो उसको भी ये क्या करते हैं? सेटल डाउन करने का काम करते हैं, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड फुलफिलिंग द नीड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। सो इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द 1 जनवरी 1995। ये जो डब्ल्यूटीओ है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इंडिया ने भी डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन कर लिया 1995 में ही, एंड इट इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो जो मेंबर्स है, फाउंडिंग मेंबर्स में आता है इंडिया भी। जब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूट हुए 1995 में, तभी इंडिया ने भी इसको ज्वाइन किया। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और डब्ल्यूटीओ की सिग्नेटरी मेंबर कितनी कंट्रीज़ हैं? 164 कंट्रीज़ हैं। तो बेसिकली अभी तक 164 कंट्रीज़ ने डब्ल्यूटीओ को साइन कर चुका है। तो अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, कोई निगोशिएट होता है, कोई ट्रेडिंग रूल, वो इन सारी कंट्रीज़ पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जो मेन और प्राइम फोकस है डब्ल्यूटीओ का इज़ टू प्रोवाइड बेनिफिट टू ऑल द ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड। ये इनका मेन फोकस है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं वर्ल्ड में, जितनी कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करना चाहती है, बिजनेस करना चाहती हैं, उन सबको बेनिफिट हो, ठीक है। गवर्नमेंट जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है डब्ल्यूटीओ की, अगर आप उसको देखोगे तो बेसिकली इसमें इसकी एक बॉडी है जिसको क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। जो मेन बॉडी है विच इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, तो सबसे जो मेन इसकी बॉडी है वो है, उसको क्या बोला जाता है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ आर इन्वॉल्व इन द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मतलब जिन भी कंट्रीज़ ने डब्ल्यूटीओ को साइन किया है इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, वो सब के मेंबर रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में होते हैं। यूजुअली दे मीट एवरी 2 ईयर्स। मतलब इनकी जो इस कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग होती है वो हर एक 2 साल बाद होती है, ठीक है। दे कैन टेक डिसीजन ऑन द मैटर्स कवर्ड अंडर एनी मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो बेसिकली हर 2 साल बाद ये मिलते हैं आपस में, और जिस भी डिस्प्यूट चल रहे हैं या जो भी हमारे अरेंजमेंट्स हैं, मल्टीलेटरल ट्रेडर एग्रीमेंट मतलब जो बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं? सेटल डाउन करते हैं। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे डब्ल्यूटीओ की, ये देखिए मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, और इसके अंडर क्या आती है? आपकी जनरल काउंसिल आती है। जनरल काउंसिल आपकी क्या करती है? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, ये ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है। और जनरल काउंसिल के अंदर आपकी 3 काउंसिल आती हैं: गुड काउंसिल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल एंड सर्विस काउंसिल। तो जहाँ तक गार्ड की बात थी, उन्होंने सिर्फ गुड्स से रिलेटेड जो आपकी ट्रेडिंग है उस पे ही उनका मेन फोकस था। बाद में उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे भी काम किया, बट डब्ल्यूटीओ ने शुरू से ही गुड्स से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड और जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ एक दूसरे को, उनके ऊपर इन्होंने काम किया और उनके लिए अलग अलग काउंसिल बनाई। तो बेसिकली देख सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ ज़्यादा इन्होंने अपनी स्ट्रक्चर पे ज़्यादा काम किया, फाउंडेशन पे ज़्यादा काम किया, और डिफरेंट जो आपके एरियाज़ हैं उनके लिए इन्होंने अलग काउंसिल बनाई, सो दैट उनका अलग अलग क्या हो सके। अगर मान लो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है
जो डिस्प्यूट है अमंग कंट्रीज़ के बीच में वो जल्दी से आपका सुलझाया जा सके डायरेक्टली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल के द्वारा। वाई WTO रिप्लेस गार्ट, मतलब कि क्यों ज़रूरत पड़ी WTO की। सबसे पहला तो जो पॉइंट है, लीगल प्रॉब्लम्स स्पेसिफिकली इन द एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल एरियाज़। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी लीगल प्रॉब्लम्स आई उस टाइम पे। इनको रिजॉल्व करने के लिए एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी की ज़रूरत पड़ी जो कि हमारी WTO की फॉर्म में आपकी बनी। Then in the GATT framework, the United States could not convince China and Japan to open up their markets to others goods and services। तो बेसिकली जब GATT एग्रीमेंट्स थे तब जो है चाइना और जापान ने उनको साइन नहीं किया था और अपनी मार्केट अदर्स के जो गुड्स और सर्विसेज है अदर कंट्रीज़ के उनके लिए ओपन अप नहीं किया था। ठीक है, मतलब वो उनके साथ ट्रेड नहीं करते थे। बट WTO ने उनको आप कन्विंस किया। जब WTO एग्जिस्टेंस में आया तो चाइना और जापान ने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। गार्ट एक्सक्लूडेड द सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये मेन पॉइंट है कि गार्ट ने, जब गार्ट थे जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स थे, ये मोस्टली किस पे काम किया, इन्होंने ट्रेडिंग पे काम किया, गुड्स से रिलेटेड। ठीक है, जो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स थी उस पे इन्होंने काम किया। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे और सर्विसेज पे उन्होंने उतना काम नहीं किया। तो इसके लिए कोई इंटरनेशनल मैकेनिज्म नहीं थी टू रिजॉल्व सच ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स। तो अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके, IPR को लेके या सर्विसेज को लेके कोई डिस्प्यूट होते थे, उसका सेटलमेंट इफेक्टिवली गार्ट ने प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है, देयरफॉर गार्ट स्टार्टेड टू फेस वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स एंड इवेंचुअली कन्वर्टेड टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि जो WTO है वो गार्ट की एक नई फॉर्म है, नई इम्प्रूव्ड फॉर्म है, ज़्यादा जिसने अपनी बॉडी पे काम किया है, स्ट्रक्चर पे काम किया है और ज़्यादा एक कह सकते हैं कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन के तरह से वो काम कर रहा है। प्रिंसिपल्स क्या हैं WTO के? इसके बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स हैं और ये पांचों प्रिंसिपल्स फाउंडेशन है किसी भी मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम की। मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब है कि जिसमें बहुत सारी बॉडी इन्वॉल्व हों, जहाँ यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन है। ये एग्जैक्ट आपका गार्ड से लिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी ट्रेडिंग होगी तो किसी भी कंट्रीज़ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जो भी सिग्नेटरी मेंबर है। ठीक है, जिन्होंने भी WTO को साइन किया है वो सबको मतलब इक्वल माना जाएगा, किसी एक कंट्री को भी फेवर नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई रूल्स एंड रेगुलेशन WTO ने पास किया है तो इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द कंट्रीज़। जिन्होंने भी साइन किया है WTO वो सब पे एप्लीकेबल होगा। अगर किसी एक पर्टिकुलर गुड्स के ट्रेड के लिए जो आपका टैरिफ है वो 10% रखा गया है तो वो सारी कंट्रीज़ के लिए 10% ही होगा। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन। ठीक है, ये एज इट इज़ गार्ट से लिया गया है। गार्ट में भी ये प्रिंसिपल मेन प्रिंसिपल था। तो एज पर द WTO एग्रीमेंट नो कंट्रीज कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ईच अदर और ग्रांट सम स्पेशल फेवर्स टू एनी अदर कंट्री। तो कोई स्पेशल फेवर नहीं होगा, सबके लिए बराबर जो है रूल्स हैं। The WTO keeps all the members on the same page. Also, the product imported and locally made goods should be given equal treatment. तो इसने ये भी आता है कि जो आपके लोकल जो बन रहा है सामान और जो बाहर से इंपोर्ट हुआ है उनको इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। देन सेकंड जो प्रिंसिपल है, फ्री ट्रेड थ्रू नेशन नेगोशिएशंस। There can be many barriers to free trade like the duties or tariff bans or quotas which may affect effective trading। मतलब कि जो कई बार होता है ना कि जब अमंग कंट्रीज़ कोई ज़्यादा आपका क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर कंट्री का ज़्यादा कोटा है, किसी का कम है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंट्री से आप ज़्यादा टैरिफ ले रहे हो, किसी दूसरी कंट्री से कम टैरिफ ले रहे हो, तो इन सब से फ्री होना चाहिए जो ट्रेड है। ये इनका सेकंड प्रिंसिपल है। WTO ऑल्सो कीप्स ऑन डिस्कसिंग सच इशूज़ ओवर टाइम टू रिड्यूस द फिटनेस इन बिजनेस एंड मार्केटिंग एंड मेक इट रिलैक्स्ड एंड फ्री ट्रेड। तो इसका मतलब है कि जो आपके इश्यूज़ आते हैं विद टाइम
उनको निगोशिएट करता है WTO अमंग कंट्रीज़। अगर कोई डिस्प्यूट आ रहे हैं, कोई आपस में बिजनेस को लेके कोई प्रॉब्लम है, उनको विद टाइम WTO जब भी 2 साल बाद इनकी मीटिंग होती है वो इसको डिस्कस करता है और इनको रिड्यूस करने का काम करता है। ट्रांसपेरेंसी थर्ड इसका प्रिंसिपल है। वेन एवर एनी कंट्री ओपन्स टू द मार्केट फॉर सर्विसेज एंड गुड्स गेट्स बाउंड अंडर द WTO। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हर एक कंट्री के लिए सेम ओपन मार्केट होनी चाहिए, ये इनका थर्ड प्रिंसिपल है। देन प्रोमोटिंग फेयर कंपटीशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड देर आर मैनी एग्रीमेंट्स ऑफ WTO विच प्रोवाइड फेयर कंपटीशन। तो बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपटीशन है ही नहीं बिल्कुल भी, तो अगर कंपटीशन नहीं होगा तो अच्छा बिजनेस नहीं होगा, बट ये कंपटीशन कंट्रीज़ के बीच में फेयर होना चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट कंपटीशन रूल अप्लाइड टू ऑल द कंट्रीज़। तो बेसिकली जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड वो आपके सर्व कंट्रीज़ पे अप्लाई होते हैं। एंड लास्ट प्रिंसिपल एनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो डेवलपमेंट जो है इज़ फैसिलिटेटेड बाय द WTO सिस्टम, मतलब कि WTO जो डेवलपमेंट है, जो आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करता है। ओके, और ये जो आपका प्रिंसिपल है ये गार्ड का ही एक प्रोविज़न है, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता है स्पेशल असिस्टेंस एंड ट्रेड कंसेशन टू डेवलपिंग कंट्रीज़। तो बेसिकली जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो उनको स्पेशल कुछ ग्रांट्स देते हैं और वहाँ पे ये डेवलपमेंट को एनकरेज करते हैं। तो ये बेसिकली इनके प्रिंसिपल्स हो गए आपके, जो आपके WTO के 5 प्रिंसिपल हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? WTO वर्क ऑन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट वन, टू लिमिट द ट्रेडिंग बैरियर्स बाय निगोशिएटिंग। तो बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई बैरियर है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस नहीं कर रही है, किसी प्रॉब्लम को लेके कोई उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो उसको निगोशिएट करने का काम कौन करता है? WTO, अगर उन कंट्रीज़ ने WTO को साइन किया है। दिस रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इन टर्न रिजल्ट इन अ रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। देन स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मान लो कोई दूसरी कंट्री यहाँ बिजनेस करने के लिए आ रही है, कोई कंपनी आ रही है, तो अल्टीमेटली वो क्या करती है? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है जो भी लोकल पीपल हैं उनके लिए। लिमिट द कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटीज़ टू रिड्यूस द ट्रेड डिस्प्यूट अमंग द कंट्रीज़। जो डिस्प्यूट है उनको रिड्यूस करना इनका ऑब्जेक्टिव है। और कोलेबोरेटिंग विद द लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बूस्ट इकोनॉमिक मैनेजमेंट। तो अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली पुअर है और वहाँ पे क्या है आपके जो आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो ये क्या करता है? जो आपके वर्ल्ड के जो लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ कोलेबोरेट करके जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प करता है। तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव हो गए आपके WTO के। एग्रीमेंट्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो मेन इनके एग्रीमेंट्स है, सबसे पहले द गुड सर्विस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ WTO। मतलब कि अगर किसी कंट्री ने WTO साइन किया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये ट्रीटी इनकी साइन की है, तो वहाँ पे जो भी गुड से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपके ट्रेड रिलेटेड आपके जो भी रूल्स होंगे वो किसके अंडर होंगे? WTO के अंडर होंगे। दे विल रिजॉल्व द इशू रिलेटेड टू द ट्रेडिंग। तो मतलब अगर कोई इशू भी होता है तो वो भी किसके अंडर रिजॉल्व होगा? WTO के अंडर ही रिजॉल्व होगा। दे एडवाइज एंड कंपेल कंट्रीज टू इनेक्ट देयर ओन ट्रेड रेगुलेशन एंड नोटिफाई द WTO। मतलब अगर किसी कंट्री में अपने जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ट्रेड को रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड या सर्विस प्रोवाइडिंग से रिलेटेड, उनको अपने कंट्री के ओन रूल बनाने के लिए भी, खुद के रूल बनाने के लिए ये एडवाइस मतलब आप एडवाइस ले सकते हो WTO से। अ कंट्री हैज़ टू साइन एंड रेटिफाई द अकॉर्ड्स ऑफ द WTO बिफोर ज्वाइनिंग इट। तो बेसिकली ये सब कंट्रीज़ को एग्री होना पड़ेगा कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है दे ऑल विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ WTO के कंट्रोल में होंगे।
फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है WTO के, वैसे हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ऊपर कहीं ना कहीं आ गए हैं फंक्शन, फिर से एक बार देख लेते हैं बुलेट फॉर्म में। सबसे पहला है इट रेगुलेट्स द लॉज रिलेटेड टू ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ट्रेड से रिलेटेड जितने भी एग्रीमेंट हैं, जितने भी लॉज हैं, उससे रिलेटेड क्या कानून होने चाहिए, उन सब को रेगुलेट कौन करता है? WTO। उन सारी कंट्रीज़ में जिन्होंने WTO को साइन किया है। ऑर्गेनाइज द कॉन्फ्रेंसेस फॉर ट्रेड निगोशिएशन, तो बेसिकली अगर कोई कंट्रीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो ट्रेड पे जो भी टैरिफ है, जो आपका टैरिफ लगना चाहिए या कुछ भी किसी बात को लेके डिस्प्यूट है, उसको निगोशिएट करने का काम कौन करता है? जो आपका WTO है। ठीक है, सॉर्ट आउट एंड रिजॉल्व द इश्यूज रिलेटेड टू ट्रेडिंग, एग्जामिन्स ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज़, तो टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसीज़ को ये एग्जामिन करते हैं, जो भी सिग्नेटरी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी पॉलिसीज़ को एग्जामिन करते हैं, और अगर उनमें कोई इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है, विद टाइम कोई नीड है इम्प्रूवमेंट की, ये उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कंसल्ट एंड कोऑपरेट विद इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी बड़ी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमी से रिलेटेड, उनके साथ ये कंसल्ट करते हैं और उनसे क्या करते हैं? आपके इम्प्रूवमेंट मांगते हैं। तो बेसिकली ये आपके फंक्शंस हो गए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के।